Hello students, how are you? I really wish you are fine. So today we can talk about जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है आज है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप बाय अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आज हमने इसको डिस्कस करना है। सो बोर्ड पर मैंने एक जो है मशीन बनाई हुई है सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर की। डोंट थिंक इट कि ये जो है एक स्मॉल सी मशीन है, इट्स अ वेरी बिग मशीन, 2 रूम जितनी जो है ये बिग होती है। And that it lay in the laboratory, so you may don't see this machine in your colleges, somewhere places that you are working. So that it think कि इसका जो है आइडिया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड व्हाट इज़ यूज फॉर। तो ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जो है एक्सप्लेन करती है। ये मास सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में एक्सप्लेन करती है मशीन की वाली। और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहाड़ से 60 ले आएँ और आकर कहें कि मैम जो इसमें टिन के आइसोटॉप हैं, इसमें टिन के पार्टिकल्स हैं। तो हमने प्रीवियसली जो लेक्चर है उसमें हमने कहा था कि टिन कंटेन 11 आइसोटॉप्स, टिन के जो हैं 11 आइसोटॉप्स होते हैं। डेफिनेटली हमें नहीं पता चलेगा कि टिन के जो इस मशीन टिन के कितने 11 आइसोटॉप्स हैं या नहीं है। सो वी ग्रेजुएट विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, राइट। तो हमें इस मशीन से पता चलेगा कि वाकई टिन के जो हैं 11 आइसोटोप्स होते हैं या नहीं होते। यहाँ पर जो है हम टिन की बात नहीं करते, हम नियॉन की बात करते हैं। नियॉन की अगर हम बात करें तो इट कंटेन 3 आइसोटोप्स, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। सो बच्चे सबसे पहले आप जिस कंपाउंड को भी जो है इस मशीन के अंदर डालेंगे, सबसे पहले जो है आपने उस कंपाउंड को जो है आप करवाएंगे वो वोलाटाइज करवाएंगे। सो यू थिंक दैट कि वोलाटाइज का मीन क्या है? वोलाटाइज का मतलब है वेपर स्टेट में जो है इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर हम आगे जो है प्रोसीजर पूरा करेंगे। देयर इज सम काइंड्स ऑफ प्लेट्स अराउंड हियर। सबसे पहले अगर हम नियॉन गैस को जो है नियॉन गैस को इस मशीन के अंदर लाएं, यानी हमने वोलाटाइज करवा लिया। अब हम इस मशीन के अंदर नियॉन गैस को लेकर आएँ। आपको ये मशीन नज़र आ रही होगी। पहले हम जो इसकी है इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब इस प्लेट पर जो है पॉजिटिव चार्ज, इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड कंटेन नेगेटिव चार्ज। ये जो है फिलामेंट है and it also contain negative charge। और ये जो है इट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल 500 to 5000 वोल्ट। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कितने जो वोल्ट है वो रिक्वायर्ड है। जब हम नियॉन गैस को इस मशीन के अंदर वोलेटाइज नियॉन गैस को जब हम इस मशीन में लेकर आएंगे तो वो फिलामेंट यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस 500 to 5000 वोल्ट से जब वो गैस आयोनाइज होगी, ये गैस आयोनाइज हुई, नियॉन गैस यहाँ आके आयोनाइज होगी। नियॉन के पार्टिकल्स जो आयोनाइज होने के बाद यहाँ पर आके आयन बन गए हैं। अब ये प्लेट उन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, बिकॉज इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। जब नियॉन के पार्टिकल्स आयोनाइज होने के बाद जब वो आयोनाइज मैस पार्टिकल्स बन गए तो ये प्लेट उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। अब इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेटेड प्लेट। सो नियॉन गैस, जो वोलेटाइज नियॉन गैस जब आयोनाइज हुई 5000 वोल्टी से, तो जो नियॉन की 5000 वोल्टी से जब नियॉन के पार्टिकल जो हैं इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से जब वो गुजरे तो गैस की पार्टिकल जो अब आयोनाइज होकर आयन बन गए हैं इस प्लेट से अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। तो वी कैन से दैट कि जो आयन होगा उसकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी। यू नो व्हाट, जो हमने आयन लिया है वो अब सेम भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम मास पर चार्ज अब आप सोच रहे होंगे मास पर चार्ज क्या है? मास पर चार्ज मीन दैट के मास के एतबार से जो चार्ज होते हैं, अब चार्ज तो सब में सेम है मगर डिफरेंट क्या है? इनका मास। सो मास की वजह से आइसोटोप्स भी जो हैं वो आगे पीछे होंगे। अब इन आयोनाइज पार्टिकल्स को आप जो हैं डिपेंड करता है कि आप इसको
आइसोटोप भी कह सकते हैं, आप इसको आयोनाइज मैस पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सो ये यहाँ पे डिपेंड करता है, हम इसको आइसोटोप भी कह सकते हैं, हम इसको आयोनाइज मैस पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। अब ये आयोनाइज मैस पार्टिकल्स एसिलेटेड प्लेट से जब गुजर रहे हैं तो अब ये आयोनाइज पार्टिकल जब इस एसिलेटेड प्लेट में से गुजरेंगे तो कुछ जो होंगे पार्टिकल्स वो स्पीडी होंगे, कुछ जो हैं वो जो स्पीडी नहीं होंगे। जो स्पीडी होंगे उनका वेट कम होगा और जो नॉन स्पीडी होंगे उनका जो वेट है वो कुछ ज़्यादा होगा। मास बाय चार्ज यानी आयोनाइज मैस पार्टिकल्स इस एसिलेटेड प्लेट में से गुजरने के बाद इन प्लेट्स में से गुजरेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन मैग्नेटिक फील्ड। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये जो है इन पार्टिकल्स को यानी इन आयंस को आयनाइज मैस पार्टिकल्स को डायरेक्शन देगी टुवर्ड द नेक्स्ट प्लेट के, यानी ये आयनाइज मैस पार्टिकल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को जो है डायरेक्शन देगी और ये जो है इनको सर्कुलर पाथ में जो है मूव करवाती है। यहाँ से इसको एक प्लेट की राउंड में ले लेते हैं, ये ये जो है इनको सर्कुलर पाथ में जो है मूव करवाती है। यानी यहाँ से तो प्रोसीजर क्लियर हो गया ना कि आयनाइज मैस पार्टिकल एसिलेटेड प्लेट में से गुजरे, एसिलेटेड प्लेट में से गुजरने के बाद वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तक आए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर उनको टुवर्ड द नेक्स्ट प्लेट जो उधर जाने के लिए एक डायरेक्शन देती है और ये इन पर जो ये जो है आयनाइज मैस पार्टिकल्स को है डायरेक्शन दी इसने और सर्कुलर पाथ में मूव करवाया। अब बात आ जाती है इसकी कि ये क्या है, जिस पर 20, 21, 22 लिखा हुआ है, ये क्या है? सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर। अब आप इसको जो है डिटेक्टर भी कह सकते हैं और आयन कलेक्टर भी कह सकते हैं, ये तीनों जो हैं, लेकिन इसका फंक्शन यही है कि ये आयंस को जो है रिसीव करेगा। इसको अब आप इलेक्ट्रोमीटर कहें, डिटेक्टर कहें, आयन कलेक्टर कहें, तो ये आप पर डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आयन जो है इस इलेक्ट्रोमीटर पर आकर स्ट्राइक करेंगे तो वो अपने वज़न के जो है एतबार से स्ट्राइक करेंगे। अब कुछ आयंस ऐसे होंगे जिन्होंने सर्कुलर पाथ जो है वो सही सर्कुलर पाथ इतना नहीं बनाया, वो जो है 22 की स्पेस पर आकर स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट रहे आयन वो 21 की स्पेस पर आकर स्ट्राइक करेंगे और वो आयन जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा रही वो 20 की जो है स्पेस पर आकर स्ट्राइक करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि जब आयन जो है इलेक्ट्रोमीटर पर आकर स्ट्राइक करेंगे जब आयन इलेक्ट्रोमीटर पर आकर स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रोमीटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा करंट को। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है आपको, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमीटर एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज़ आयन कलेक्टर एंड इट्स फंक्शन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब ये देखें यहाँ पर न, जब आकर ये आयंस जो हैं स्ट्राइक करेंगे इनकी स्पेसिस पर, ये अमाउंट ऑफ, अब जब वो इस इलेक्ट्रोमीटर की स्पेस पर आकर स्ट्राइक करेंगे, अब ये अमाउंट ऑफ करंट पर होगा कि कौन सा जो आइसोटोप है या कौन सा जो आयन है अबेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें 10 ग्राम गैस की, 10 ग्राम गैस आपने आयोनाइज करके थ्रो की है। अब ये ग्राम पर होगा कि कितने ग्राम जो है आयंस वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक किए उसने करंट बनाया, कितने ग्राम आकर यहाँ पर स्ट्राइक हुए उसने करंट बनाया और कितने ग्राम यहाँ आए और उसने स्ट्राइक किया। सो हम इससे गैस कर सकते हैं कि कितने जो आइसोटोप हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, ये बुक ना नहीं आपकी बुक में ये एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर 20, 21, 22 को रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर। यहाँ पर जो है मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, ये 20, 21, 22 इट इज़ कॉल्ड मास नंबर, और इस तरफ जो है रिलेटिव अबेंडेंस का बताया गया। यानी कि 20 की अगर हम बात करें कि 20 पर कितने % आयन जो आके स्ट्राइक किए, सो 90.9% जो है आयन यहाँ पर 20 की स्पेस पर आकर स्ट्राइक किए हैं। इसके अलावा अगर हम 21 की बात करें तो 21 पे तकरीबन 0.25% जो आकर स्ट्राइक किए। 21 की बात करें तो
8.82% जो है आकर 22 की स्पेस पर स्ट्राइक किए। तो व्हाट दे आर सेइंग कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि नियॉन गैस के जो हमने आयोनाइज करवाई उसका 90% जो है वो 20 की स्पेस पर आकर स्ट्राइक किए हैं आयन, यानी कि नियॉन में सबसे ज़्यादा 20 वाले आइसोटोप होते हैं। फर्स्ट पर जो है वो 20 की स्पेस पर 90.9% जो है वो सबसे ज़्यादा 20 की स्पेस पर आगे स्ट्राइक किए। फिर इसके अलावा सेकेंडली अगर देखें तो 22 है 8.82%, और फिर थर्ड जो है वो 21 है, यानी 0.25% जो है आयन जो है वो 21 की स्पेस पर आकर स्ट्राइक किए। सो आई रियली विश कि ये स्टोरी समझ आ गई होगी आपको। एग्ज़ाम में भी बस आपने ना ये स्टोरी ऐसे ही लिखनी है। सो इसके बाद जो है इक्वेन की बात भी मैं आपको जो है इक्वेन कैसे के अब है आगे इक्वेन की बात कि इक्वेन की बात मैं आपको यही बता देती हूँ कि कौन सी इक्वेन होगी जिसके थ्रू आप आइसोटोप जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इक्वेन को कंसिडर करते हैं। सो अब हम इक्वेन की बात करते हैं। तो इक्वेन क्या है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि आइसोटोप का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इक्वेन मास बाय चार्ज इक्वल टू h square and r square divided by 2e। अब इसका देख लेते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। m रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मास बाय चार्ज। m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, e रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। जो भी पार्टिकल है उसका जो मास बाय चार्ज है m e उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा h की हमने यहाँ पर भी बात की थी। h जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। आर की बात करें, इट रिप्रेजेंट सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कुलर पाथ का जो पाथ रेडियस रिप्रेजेंट हो रहा है आर से। आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ के रेडियस को। इसके बाद आ जाता है 2e। अब e रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ये इक्वेशन है, दैट्स द इक्वेशन जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूटिलाइज होगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास बाय चार्ज रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोटोप्स। फिर जो है इसकी वैल्यू को, जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो उसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल अभी हमने पीछे कंसिडर किया था, उस टेबल में हम इसकी वैल्यूज जो है कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है दो किस्म के होते हैं। एक होता है एस्टन और एक होता है डैम्पस्टन। ये जो दो हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती हैं। अब अगर हमने किसी गैस को वगैरह को अगर हम यूटिलाइज़ करवा रहे हैं, किसी गैस को हमने आयोनाइज करवाना है तो हम एस्टन को यूज़ करते हैं गैस वगैरह के लिए। अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को है आयोनाइज करवाने लगे हैं तो हम डैम्पस्टन जो है स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं सॉलिड चीज़ों के लिए। सो अब ये वाला जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें हमने नियॉन गैस को यूटिलाइज़ करवाया, नियॉन गैस को हमने आयोनाइज करवाया। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर हो गया? ये एस्टन हो गया। सो आई रियली विश कि ये जो आज की सारी स्टोरी थी, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, सारी क्लियर होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।